इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इस सब्जेक्ट का, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। मार्च 2022 में ये शॉर्ट नोट नहीं आया था। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल आया था। इसका मतलब यह है कि 2023 मार्च के पेपर के लिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब जब मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो क्या क्या एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1 कि ये कितने मार्क्स का है, किस रूप में पूछेंगे, शॉर्ट क्या बड़े रूप में, इसके जो पॉइंट्स है 10 पॉइंट्स है वो कैसे लर्न करने हैं वो भी बताऊंगा, और कैसे लिखना है एग्जाम में वो भी बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये 10 पॉइंट खत्म हो जाएंगे, मैंने एक ऐसा स्टोरी तैयार किया है, लूडो गेम। कोविड में वही तुमने लूडो खेल के अपना टाइम बर्बाद किया होगा या आबाद किया होगा, तो लूडो गेम पे मैंने एक स्टोरी बनाया है जिस पे तुम्हारे 10 के 10 पॉइंट याद रहेगा। ये मेरा प्रॉमिस। ये स्टोरी बनाया लेकिन अभी नहीं, अभी इसको पहले हम समझेंगे कितने मार्क्स का आएगा। बेटा ये 4 मार्क का आएगा, 8 मार्क का नहीं आएगा। 4 मार्क का 2 रूप में आ सकता है, या तो वो लोग इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलेंगे, या तो फिर व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। 8 मार्क का इसलिए नहीं कि चैप्टर नंबर 2 और 3 में 8 मार्क के बड़े बड़े दूसरे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो कैसे लिखना है एग्जाम में, ABCD के तौर पर व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएगा, उधर पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है। फिर भी मैं शॉर्ट में बताऊंगा। कभी भी एग्जाम में ABCD के तौर पर लिखना है। अब मैं क्यों बता रहा हूं, मैं खुद यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूं, मुझे पता है एग्जाम में कैसे लिखना है, तो वैसे ही मैंने डिजाइन किया है। नाउ A derived from the word finance। ये कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? फ्रेंच वर्ड। अब ये फिनर फाइनर जो फ्रेंच में प्रोनाउंस करते हैं, मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है? पे करना, सेटल करना और फिनिश करना। अब फिनेंस का स्टार्टिंग लेटर F है, तो फ्रेंच तुमको F याद रहेगा तो तुमको समझ में आएगा। फिनेंस एक फ्रेंच वर्ड फाइनर से डिराइव्ड है, इसका मतलब जो पे करते हैं, सेटल करते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि फिनेंस क्या होता है? फिनेंस सिंपल सी भाषा में जहां से पैसा आया और जहां पे पैसा गया, मतलब इंट्रोडक्शन जो मनी और मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इनफ्लो, तुम्हारा पॉकेट मनी 2000 इनफ्लो, तुम जो खर्चा करते हो, रिचार्ज, तुम्हारा पेट्रोल, बुक्स तो भूल ही गया, स्टेशनरी, और क्या क्या करते हो, नाश्ता, और क्या करते हो, और क्या करते हैं तुम्हारे, हाँ मूवी जाते हो, KGF 3, बराबर ना। सो मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। बाय द वे मैंने कल परसों देखी, बहुत बढ़िया मूवी है, अच्छी लगी। तो इट इज जिसने नहीं देखी देख लेना। रेजिंग, अभी हमारा मूवी देखो तुम, रुपारल क्या, KGF का हम क्या नाम से डाले, हाँ ऐसा नाम रखेंगे, मस्त। मेरे को तो दाढ़ी चाहिए, हम भी हीरो बन जाएंगे, चलेगा। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस, अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट में सिर्फ बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में एक्सप्लेन है। रेजिंग कहां से पैसा आएगा, और यूजिंग कहां पैसा जाएगा, ठीक है। और डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है। अब ये जो इंपॉर्टेंस है, इसके 10 पॉइंट्स है। तुमको एग्जाम में 10 पॉइंट्स लिखना चाहिए, 5 मार्क का आया तो भी, तो तुम्हारा ये ई होगा बेटा। सो ABCD और तुम्हारा डी होगा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ई होगा ये, सॉरी, समझ में आया। अब इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। नाउ सबसे पहले हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं भाई। कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस ये रहा, आ गया। नाउ यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। नंबर 1, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। नाउ बिजनेस एक्टिविटीज आर नॉट पॉसिबल विदाउट फाइनेंस। पहले तो डिसीजन मेकिंग किस चीज का, तुमको एक कार खरीदनी है 10 लाख रुपए की। सवाल यह है, तुम सोचते हो 5 लाख कैश डालेंगे, 5 लाख लोन लेंगे। जो कैश डालेंगे टेक्निकल भाषा में उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुम 4 लाख डाउन पेमेंट करो, 6 लाख का लोन लो। तुम 8 लाख खुद का डाउन पेमेंट करो, 2 लाख। ये जो मिक्स है ना, 80-20, 50-50, 60-40 मिक्स, समझ में आ रहा है?
इस मिक्स को कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये मिक्स कितना रखना है? धंधे में जब ये लोग मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग खरीदते हैं, कुछ खुद का पैसा, कुछ कर्जा लेते हैं। ज्यादा कर्जा ले लिया तो ब्याज का, इंटरेस्ट का प्रेशर बिल्डअप होता है। सो बैलेंस होना चाहिए। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सवाल, किस प्रकार का डिसीजन में मदद करता है? मार्केटिंग वालों को आईफोन 14 जब लॉन्च करेंगे तो बोलेंगे प्राइस, सीधा भागेंगे फाइनेंस के पास कि भाई कितना प्राइस रखे। समझ में आ रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो फाइनेंस वाले ही निकालेंगे ना, मार्केटिंग वाले। ठीक है, आईफोन 14 का दाम, प्रोडक्शन वालों को खर्चा लगेगा, किसके पास जाएंगे? फाइनेंस वालों के पास। परचेज वाले बोलेंगे। सो हर जगह पे फाइनेंस वालों को डिसीजन लेना पड़ता है, और वो डिसीजन से प्रॉफिटेबिलिटी से असर होता है। तुमने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया, एग्जांपल एयर इंडिया ने, मैंने बताया था ये 14 करोड़ का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 2008 में। उन्होंने 50,000 करोड़ का कर्जा लिया, करीबन 100 के आसपास एरोप्लेन खरीदने में। उसका ब्याज ही करीबन 5 से 7,000 करोड़ आएगा। 2008 के बाद एयर इंडिया ने कभी नफा नहीं किया, लगातार घाटे में चले गए। उनका फाइनेंशियल डिसीजन गलत था ना। तुम भाड़े पे प्लेन लिए होते, भाड़ा उतना लगा ही नहीं होता, 50,000 करोड़ के प्लेन खरीदने की जरूरत नहीं। इसलिए अच्छा, उनका घाटा भरने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी थी, और 12 साल में, 12 भी नहीं, 14 साल में 2 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने डाला उसको बचाने के लिए। नहीं तो किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गया, जेट एयरवेज बंद हो गया, एयर इंडिया तो कब का बंद हो गया होता, वो तो गवर्नमेंट ने बचा के रखा, अभी तो बिक गया वो। सेकंड, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। सिंपल सा लॉजिक है। अभी रिलायंस का ही ले लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सब जानते हैं। जियो क्या है? जियो एक कंपनी है रिलायंस के अंडर। उसके लिए कितना पैसा लगा रिलायंस को? 2,50,000 करोड़। कहां से पैसा है? उन्होंने दुनिया भर का कर्जा लिया था अलग अलग जगह से, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा था उन पे। सो कॉर्पोरेट, लेकिन वो प्रॉफिटेबल कंपनी है। रिलायंस के पास उस समय कैश इन हैंड 1 लाख करोड़ था, फिर भी उन्होंने 2.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया। मतलब हफ्ता तो भर सकते हैं ना ठीक से। सो हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल। तुम शेयर्स, अच्छा 2.5 लाख करोड़ का कर्जा उन्होंने क्या किया, फिर लौटाया। कैसे लौटाया? फटाफट शेयर्स इश्यू किया, गूगल को बोला 5% शेयर ले, गूगल ने बोला मेरा 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, फेसबुक को हिस्सा दिया। ऐसा करीबन 25-30% उन्होंने अलग अलग लोग को दिया, और 2 लाख करोड़ कमाए। कुछ शेयर्स वापस इश्यू किए, मतलब अब उन पे कर्जा है जीरो। उन्होंने पूरा 2.5 लाख करोड़ का कर्जा जीरो, इंटरेस्ट कितना आएगा? जीरो। समझ में आ रहा है? जब नया था जियो, 2.5 लाख करोड़ रेज किया, अब पुराना हो गया, नाम हो गया, उन्होंने अलग अलग इन्वेस्टर्स ढूंढे। फेसबुक इन्वेस्टर है उसमें, गूगल इन्वेस्टर है, अमेरिका के कुछ लोग हैं, गल्फ कंट्री के कुछ इन्वेस्टर्स है, सबसे पैसा लिया, कर्जा लौटा दिया। सो तुमको नया प्रोजेक्ट चाहिए तो पैसा रेज कर सकते हैं। हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक समय था नोकिया वर्ल्ड नंबर 1 था, ठीक है, एंड्रॉइड गूगल मालिक है। नोकिया से गलती हो गई कि वो स्मार्टफोन्स फील्ड में बहुत कम एंटर हुआ, उसने एंड्रॉइड कभी स्वीकारा नहीं, वो विंडोज लेता था। विंडोज बनाने वाला कौन था? माइक्रोसॉफ्ट। नोकिया जो वर्ल्ड की नंबर 1 मोबाइल कंपनी है, बंद हो गई। कारण यही है, उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना टारगेट या मार्केट को समझा ही नहीं उन्होंने। रिसर्च क्या है, मार्केट जो चाहता है वो दो। अभी होंडा ने अभी नवी हाइब्रिड व्हीकल लॉन्च की, पता है? इट्स अ बैटरी कम पेट्रोल। अब तुम बोलोगे चार्ज करना पड़ेगा, द आंसर इज नो। जब तुम ब्रेक दबाओगे ऑटोमेटिक बैटरी चार्ज होगा, और उसका माइलेज इज 26 किलोमीटर। इंडिया में एक और गाड़ी है टोयोटा कैमरी, सुना है? 45 लाख की गाड़ी है, वो भी हाइब्रिड है। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से तो ये सब पैसा कहाँ से लोग लाएंगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कब करेंगे? जब पैसा आएगा। सोनी क्या करता है? टर्नओवर का 6% रिसर्च में डालता है। सोनी वायो था ना उनका मोबाइल, एक समय का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल, बंद हो गया। सोनी ने लैपटॉप्स थे वायो, बंद कर दिया। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आज के मोबाइल कंपनी कम से कम 10 से 20% रिसर्च पे डालते हैं, नहीं तो मोबाइल कंपनी जिंदा ही नहीं रहेंगे, रिसर्च पे ही जिंदा है। तुम सपोजिटली आईफोन 13 प्रो मैक्स में रोक दिया उसने, 5 साल बाद उसका टर्नओवर गिर जाएगा। दूसरे लोग ओप्पो, वीवो, अभी तो वन प्लस ने कुछ 64,000 का लॉन्च किया है। ऐसे करते करते वन प्लस खा जाएगा नहीं तो, ठीक है ना? तो इनको रिसर्च करना ही पड़ता है। पैसा कौन देगा?
पैसा कौन देगा? फाइनेंस वाले। नेक्स्ट, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फॉर्म। हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तुमको पता नहीं होगा, जेट एयरवेज वॉज द बेस्ट एरोप्लेन सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। यदि कभी बैठे होंगे तो इट वॉज अ लग्जरी लाइनर। जेट एयरवेज बैठना, सब फिल्म स्टार्स जेट से जाते थे क्योंकि लग्जरी था। उसके पास एक जमाने में 25-30 तक का मार्केट शेयर था। फिर क्या हो गया कि जेट एयरवेज बंद हो गया। जेट एयरवेज पर इल्जाम लगा, उन्होंने जो कर्जा लिया चलाने के लिए, प्लेन के लिए, वो डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, अब जब पगार नहीं दिया तो हल्ला हो गया मार्केट में। क्या हो गया जेट एयरवेज को? जेट एयरवेज इंडिया का नंबर 1 सर्विस प्रोवाइडर था, लेकिन स्मूथ रनिंग के लिए वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं? तुमने इतनी लग्जरी, तुमने सुना है ना, एक होंडा गोल्डविन करके गाड़ी आ रही है, मैंने सुना है 35 लाख की गाड़ी होंडा गोल्डविन बाइक इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। 35 लाख। तुमने पूरा जिंदगी का सेविंग 35 लाख डाल दिया, बट पेट्रोल गाड़ी तो चलनी के धक्का मार के नहीं चलाओगे। सो स्मूथ रनिंग बेटा, तुमने आईफोन में पूरा पैसा लगा दिया, रिचार्ज के पैसे नहीं है तो आईफोन पड़ा रहेगा। सो बहुत सारे कंपनीज जो प्रॉफिट में है लेकिन बंद हो गए क्योंकि उनके पास डे टू डे चलाने के लिए पैसा नहीं है। कारण तुम बोलोगे प्रॉफिट फिर कैसे बंद हो गए? ले तू 3 महीने का उधारी ले, 4 महीने का। अरे सामने वाला 3 महीने बाद देगा तो 3 महीने तक तुमको तो चलाना पड़ेगा ना। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे कंपनीज को रॉ मटेरियल, वेजेस, लोन, सी तुम लोन लेते हो, मंथली इंस्टॉलमेंट आता है, क्या रुकता है? वो तो देना पड़ेगा। बट तुमने 1 लाख का उधारी बेचा सामने वाले को, महीना चल रहा है अप्रैल, वो लोग देंगे अगस्त में, लेकिन मई का तुम्हारा जो लोन का पेमेंट है, क्या बैंक डिले करेगा टिल अगस्त? आंसर इज नो। तो तुम्हारे पास मई का तो पैसा ही नहीं है क्योंकि तुमको 3 महीने बाद वो देने वाला है। ये कारण से बहुत सारे कंपनीज बंद हो जाते हैं। जरूरत से ज्यादा उधारी बेचा, बेचने के लिए, टर्नओवर लाने के लिए ज्यादा उधारी बेच दिया, हाथ में कैश ही नहीं है, डे टू डे चलाने को जिसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं वो है ही नहीं। ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, ये तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया। मार्केटिंग वालों को आईफोन 14 का प्राइस तय करना है। अच्छा, आईफोन 13 प्रो मैक्स में भी सब जगह डिस्काउंट शुरू हो गया, देखा है? कार्ड यूज करो, 6 EMI, 8 EMI विदाउट इंटरेस्ट, 5,000 कैशबैक, 6,000 कैशबैक, एक्सचेंज बोनस, देखा है? स्टार्टिंग में नहीं रहता ये, स्टार्टिंग में 3-4-5 हजार रहेगा, अभी तो 10-10, 15-15 हजार मिल रहा है। तुम्हारा ऐसी 40,000 का मार्केट वैल्यू था, अभी 20,000 में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आईफोन 14 आने के बाद 13 की वैल्यू कम हो जाती है। तो जब वो लोग डिस्काउंट देते हैं, 5%, 10% ऑफ, डायरेक्टली नहीं देते, फिनेंस के पास जाते हैं, फिनेंस वाले बोलते हैं ओके 5% ऑफ तक हम अलाउड करेंगे, क्योंकि मार्केटिंग वालों ने ज्यादा डिस्काउंट दे दिया तो फिनेंस वाले को पैसा कम मिलेगा। अच्छा, प्रोडक्शन वालों को खर्चे के लिए कहाँ जाएंगे? फिनेंस वाले के पास जाएंगे। परचेज वाले, रॉ मटेरियल खरीदा, पेमेंट के लिए किसके पास जाएंगे? फिनेंस। HR वाले, इतने लोग काम पे लगा रहे हैं, पेमेंट के लिए कहाँ जाएंगे? फिनेंस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ जाएंगे? सबका कोऑर्डिनेशन लगता है ना। ओके, नेक्स्ट, प्रमोट्स एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन। बेस्ट एग्जांपल आई विल गिव यू, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वो पेट्रोकेमिकल, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट है। आई थिंक इंडिया को, जहां तक मेरा नॉलेज है, 5 मिलियन बैरल्स अ डे लगता है। 5 या 10 है, मेरे को आंकड़ा चेक करना पड़ेगा। तो रिलायंस पेट्रोकेमिकल, जो पेट्रोकेमिकल क्रूड ऑयल जो आता है गल्फ कंट्री से, उसको वो पेट्रोल, ऑयल, केरोसिन, एविएशन फ्यूल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नाउ टेल मी, उनका जामनगर में वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट है, वो उसको और बढ़ाते हैं, जगह है उनके पास तो और बढ़ाया, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपांशन। लेकिन जियो रिलायंस का ही कंपनी है, रिटेल रिलायंस का ही कंपनी है, डिजिटल रिलायंस का ही कंपनी है, ज्वेल्स रिलायंस का ही कंपनी है। क्या सेम लाइन है कि अलग अलग लाइन है? उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। और मॉडर्नाइजेशन, तुमने पुराना लैपटॉप चेंज करके नया लाया, या तुम्हारा जो स्पीड था, अभी तो 4GB भी नहीं रहा, 8GB, 12GB रैम आ गया है, तुमने अपग्रेड कर दिया, ठीक है ना? सो दैट इज मॉडर्नाइजेशन। तुमको एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा लगता है, उसके बिना तुम, फिनेंस के बिना तुम कर ही नहीं पाओगे।
समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, मैनेजिंग रिस्क। मैनेजिंग रिस्क, अब ये क्या होता है? लॉकडाउन में बहुत सारे कंपनी स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि उनका धंधा जिम, एजुकेशन सेक्टर, सिनेमा, ये सब क्या थे? रिस्क में थे। मतलब ऑनलाइन नहीं हो रहा था, लोग गूगल से कॉपी कर रहे थे। सो रिस्क मैनेजमेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक बहुत अहम हिस्सा है। किंगफिशर एयरलाइंस ने भी वही गलती किया। किंगफिशर एयरलाइंस ने कर्जा लिया, करीबन जहां तक मेरा नॉलेज है 14 बैंक से कर्जा लिया उस समय 2012-13 में 4000 करोड़ का लिया। उनके पास संपत्ति गिरवी रखने के लिए नहीं था। एसबीआई ने क्या दे के कर्जा दिया? तुम्हारा किंगफिशर एयरलाइंस ब्रांड है, हम उसकी वैल्यू 4500 करोड़ आखते तो हम 4000 करोड़ देंगे। रिस्क किसने लिया? एसबीआई ने। तुम्हारे पास सोना चांदी होता किंगफिशर एयरलाइंस का तो आज बेच के पैसा मिल गया होता उनको। अच्छा, वो ब्रांड जो था किंगफिशर एयरलाइंस, जब कंपनी बंद हो गई, विजय माल्या लंदन भाग गया, उस ब्रांड की कितनी कीमत में बेचा? ब्रांड इनके नाम पर गिरवी था। इनको लगा था ना 2013 में 4500 करोड़ आएंगे। कितने में बेचा? कितने में बेचा? 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ में बिका वो ब्रांड। सोचो कि क्या वैल्यू गिर गई। तो बैंक ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। रिस्क मैनेजमेंट नाम की कोई चीज होती है, तुम किसी का ब्रांड नेम पे कर्जा नहीं दे सकते। तुम जमीन गिरवी रखो, किंगफिशर एयरलाइंस का जमीन गिरवी रखा होता तो आज ये नौबत नहीं आई होती। बैंक को अभी तक कहाँ मिला है? उन्होंने सबने बैड डेट्स लिख दिया, रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया बैंक्स ने, और किंगफिशर एयरलाइन ने भी नहीं किया। पैसा आया, डाइवर्ट किया, इल्जाम लगा। अरे प्लेन, तुमने होम लोन के बजाय तुमने पार्टी किया तो घर का हफ्ता नहीं भरा तो बैंक जब्त कर लेगा ना घर। रिस्क मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? ईएमआई का प्लान करो, रिप्लेस ओल्ड एसेट्स। नाउ पुराने एसेट्स को रिप्लेस करना ही होगा। जो बस चलाते हैं, इंदानी ट्रेवल्स, नीता वॉल्वो, सुना है ना? इन लोग सबको, इनके बस का लाइफ कितना होता होगा? 4 से 5 साल। दिन में कितने बस चलते होंगे? 700 से 1000 किलोमीटर। महीने का 30,000, साल का 3,60,000, 5 साल का 18 लाख। बस का आयुष्य 5, 7, 8 साल के ऊपर रहता ही नहीं होगा, तो उनको रिप्लेस करना ही पड़ता है। उसके लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस तुमको प्लान करना ही पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? मैं तुमको एक एग्जांपल लेता हूँ। तुम्हारे सामने प्रोजेक्टर चल रहा है, उसका बल्ब है। बल्ब का एक लाइफ रहता है 2,500 से 3,000 घंटे सपोजिटली। और बल्ब सस्ता नहीं आता। एक जमाने में तो 12-12, 15-15 हजार का बल्ब आता था, सिर्फ बल्ब प्रोजेक्टर का। अभी तो आई थिंक सस्ता हो गया, मुझे चेक करना पड़ेगा। बट 5 साल बाद तुमको पता है 2,500 घंटे हो गए तो बल्ब खत्म। हर चीज की एक लाइफ होती है, उसके बाद रिप्लेस करना ही पड़ेगा तुमको। फाइनेंस बाजू में करना ही पड़ेगा। अच्छा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट। एक और मैं रिप्लेस ओल्ड एसेट्स का एक और एग्जांपल। पुणे में एक कंपनी है एल्फ इंजीनियरिंग, जो महिंद्रा को चैसी सप्लाई करती है। ठीक है, अब वेल्डिंग का जो काम है ना, कुछ ह्यूमंस करते थे, तो उन्होंने क्या किया, ये मंगाया रोबोट्स फ्रॉम इटली 50 लाख के। अब मशीन्स करते हैं, एक समय बाद वो रोबोट्स भी खत्म हो जाएंगे, फिर नए रोबोट्स आएंगे, तो उनको रिप्लेसिंग ओल्ड एसेट्स के लिए भी बाजू में रखना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट। सपोजिटली एचडीएफसी बैंक ने अभी कितना कमाया ये क्वार्टर में? कोई आइडिया? अभी एचडीएफसी होम लोन देता है था, और एचडीएफसी बैंक बैंक का काम करता था। दो अलग अलग संस्थाएं, पता है तुमको? एचडीएफसी में जाओगे कमिश्नर ऑफिस के सामने, वो होम लोन देता था, और तुमको बैंक है ना एटीएम कार्ड, दैट वाज एचडीएफसी बैंक। अभी दोनों मर्ज हो गए, दे आर नाउ वन। पहले आईसीआईसीआई बैंक भी अलग थे, दोनों एक हो गए। आईडीबीआई बैंक भी अलग थे, दोनों एक हो गए। 10,000 करोड़ इन्होंने नफा कमाया। अभी डिविडेंड कितना दिया? 1550 करोड़। सो ये जो डिविडेंड और इंटरेस्ट के लिए तो फाइनेंस लगेगा। लोन लिया है तुमने, इंटरेस्ट भी तो भरना पड़ेगा, इसके लिए फाइनेंस लगेगा। पेमेंट ऑफ टैक्सेस। जो दारू की दुकान रहती है उसका कितना साल का रहता है टैक्स? 21 लाख रुपीस चार्जेस।
दारू की दुकान से, दूध की दुकान से ज्यादा तो दारू की दुकान में गर्दी रहती है, ठीक है ना। कोविड में जब अनाउंसमेंट हो रहा था लॉकडाउन, सबसे ज्यादा गर्दी दूध की दुकान में नहीं था, मुझे सुना था साउथ इंडिया केरला साइड, वहां पे दारू की दुकान में था, किलोमीटर के किलोमीटर लाइन लग गई थी, ठीक है। मैं इधर से दुबई से जब लोग आते ना इंडिया में, तो इंडिया तभी तो 2 लीटर तक आई थिंक अलाउड था, फ्री, ड्यूटी फ्री, सबके बैग सबके पास एक एक रहेगा ड्यूटी फ्री में। ज्यादातर साउथ इंडिया के लोग रहते ना, तो दुबई में सस्ते में मिलता है, उसमें टैक्स लगता नहीं है। जो इधर 5-6 हजार की दारू होगी वो वहां पे 2.5-3 में मतलब मिलती है। तो हर एक के पास झोला तो रहेगा बैग में, और एक लीटर या 2 लीटर का ऐसे बॉटल रहेगा, सस्ते में मिलता है। तो पेमेंट ऑफ टैक्स फ्री, लोग वहां तो बचा पाते हैं लेकिन इंडिया में नहीं बचा पाते, इंडिया में तो भरना ही पड़ेगा। सो जो तुमको इनकम टैक्स भरना है, जीएसटी भरना है, कस्टम्स भरना है, ये सब तो टैक्स, रजिस्टर ऑफ कंपनी के चार्जेस है, ये सब तो पे करने के लिए फिनेंस लगेगा ही। सबको समझ में आई है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस। अब मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि 10 के 10 पॉइंट में लर्न करने के लिए एक स्टोरी बनाऊंगा, तो क्या शुरू करें हम स्टोरी? ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। ये मैंने कोविड के टाइम में बनाया था, तभी बच्चे लोग बहुत लूडो गेम खेलते थे, टाइम पास, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, ठीक है ना। कुछ टाइम तक हमने भी खेला था लूडो गेम फैमिली मेंबर्स के साथ। नाउ लेट अस स्टार्ट। तुम डिसीजन लेते हो कि लूडो खेलना है, ठीक है। 4 जने, 1 2 3 4, ठीक है, सब में से मैं 4 जन को चुनता हूं। तुम लोग क्या डिसीजन लेते हो? ग्रुप में लूडो गेम खेलोगे। दूसरा, बोलते ना डाइस रेस करना, क्या बोलते हैं उसको, फेंकना। सो पहला प्लेयर डाइस को रेस करता है। फर्स्ट क्या है, 4 लोग डिसीजन लेते हैं लूडो खेलना। पहला क्या करता है, डाइस को रेस करता है। दूसरा फेंकता है, पर उसका 6 या छकड़ा नहीं आता, तो वो रिसर्च करता है मेरा 6 क्यों नहीं आ रहा है। समझ में आया? लोग डिसीजन लेते हैं लूडो खेलने का, पहला डाइस को रेस करता है, दूसरा डाइस फेंकता है पर 6 नहीं आता, तो वो रिसर्च करता है क्यों नहीं आ रहा है। चौथा डाइस फेंकता है, स्मूथली जाता है और 6 आता है, कितना खुशी होता है 6 आया तो। पॉइंट नंबर 1, डिसीजन मेकिंग लूडो। दूसरा, पहला रेस करता है, फिर नेक्स्ट वाला फेंकता है पर आता नहीं है 6, तो रिसर्च करता है क्यों 6 नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वाला फेंकता है स्मूथली, डाइस स्मूथ रनिंग करके 6 आ जाता है। फिर चौथा प्लेयर सबको कोऑर्डिनेट करता है, हाँ सबके प्लेयर बोलते ना, प्लेसेस जो है, बोर्ड गेम खेल रहे वो लोग, ठीक है ना, ऐप में नहीं खेल रहे, बोर्ड गेम, कागज का जाता है ना, वुड का या कार्डबोर्ड बॉक्स का, उसका खेल रहे हैं। तो चौथा प्लेयर सबके जो जगह पे डाल रहा है सबका। फिर गेम एक्सपांड होते जा रहा है, लूडो बहुत लंबा चलता है गेम। गेम क्या हो रहा है, एक्सपांड होते जा रहा है। एक बार रिवाइज करें, ये लोग डिसीजन लेते हैं क्या, लूडो खेलने का। पहला डाइस को रेस करता है, दूसरा फेंकता है लेकिन 6 नहीं आता, तो रिसर्च करता है क्यों नहीं आ रहा है। नेक्स्ट फेंकता है तो स्मूथली डाइस रन होके 6 आता है। नेक्स्ट प्लेयर सबको कोऑर्डिनेट करता है, गेम चलता जाता है, एक्सपांड होते जाता है। ये लोग बोलते हैं यार बहुत हाथ दुख रहे हैं बिकॉज ऑफ ये जो मैनेज करना रिस्की हो रहा है, बार बार डाइस फेंकना। ऐप में क्या बटन दबाओ तो अपने आप होता है। सो लोग बोलते हैं यार अभी बहुत एक्सपांड हो रहा है गेम, हाथ दुख रहा है, रिस्क है, कंधा दुखेगा, तो लेट अस पुट दिस गेम इन द ऐप, ठीक है। तो लोग रिप्लेस करते हैं बोर्ड गेम बाय द ऐप। तुम ऐप में जाओगे तो बहुत सारे आई थिंक लूडो गेम्स के ऐप मिल जाएंगे, है ना। सो चलो रिवाइज करो, पॉइंट नंबर 1 क्या था, ये लोग डिसीजन लेते हैं कि लूडो खेलना है। पहला रेस करता है, नेक्स्ट क्या करता है, रिसर्च करता है क्यों नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट स्मूथली, पॉइंट नंबर 4 स्मूथली आता है उसका। कोऑर्डिनेट, पॉइंट नंबर 5, लेकिन चौथा प्लेयर कोऑर्डिनेट करता है, गेम एक्सपांड होते जाता है। फिर बोलते हैं यार इसमें बहुत रिस्क है, कंधा दुख रहा है, सो दे रिप्लेस करते हैं बाय द बोर्ड गेम टू द ऐप। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं जो भी जीतेगा उसको डिविडेंड देंगे और इंटरेस्ट देंगे प्राइज में। ऐसा सोचो कि
जिसका स्मूथली आता है वो जीतता है, तो लोग उसको डिविडेंड और इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है हमारा टैक्स भरो। गवर्नमेंट उस पर क्या लगा देता है? टैक्स। बाय द वे लॉटरी में जो जीतता है उसको 30% टैक्स लगता है, इफ तुम पैसा जीते तो। लास्ट एक रिवाइज, जो कौन बनेगा करोड़पति बिग बॉस जीतता है ना, 30% टैक्स है उसको भाई। पहले 40% था, अभी 30 है। डिसीजन लेते हैं क्या? लूडो गेम खेलने का। फिर पहला रेस करता है, दूसरा का छह नहीं आता तो रिसर्च करता है क्यों नहीं आ रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर एक का थर्ड पॉइंट नंबर क्या है? फोर्थ स्मूथली आ जाता है। जो चौथा प्लेयर पॉइंट नंबर 5 सबको कोऑर्डिनेट करता है। गेम एक्सपांड होते जाता है, लोगों के शोल्डर दुखते हैं, इसमें रिस्क है, तो लोग रिप्लेस करते हैं बाय द ओल्ड एसेट्स। अभी ऐप में आ जाता है, लोग बोलते हैं जो भी जीतेगा उसको डिविडेंड और इंटरेस्ट देंगे। तीसरा प्लेयर जीत जाता है, उसको डिविडेंड इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है हमारा टैक्स और फीस भरो पहले। तो इस प्रकार से 10 पॉइंट तुम अभी के अभी 10 पॉइंट लिख के निकालो, देखो कितना याद है। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।